नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण विभाग के अंतर्गत संज्ञा के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की चर्चा करते पहले संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को हमें समझना पड़ेगा। तो हम संज्ञा की परिभाषा को यहाँ पर समझते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा को समझने के लिए हमें उदाहरण के जरिए, उदाहरण के तौर पर उसे समझना पड़ेगा। संज्ञा की परिभाषा दोबारा हम रिपीट करते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम के बदले में जो शब्द आता है उसे संज्ञा कहा जाता है। कि उदाहरण के जरिए, मोहन की परीक्षा चल रही है, यहाँ पर मोहन शब्द आया है। ये जो मोहन शब्द आया है ये संज्ञा है। ये मोहन नामक जो व्यक्ति हैं उसको प्रकट करता है, उसके भाव को यहाँ पर प्रकट करता है, इसीलिए ये मोहन शब्द संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, सब अंबाजी जा रहे थे। यहाँ पर दूसरे उदाहरण में अंबाजी शब्द है, वो स्थान को सूचित करता है। अंबाजी शब्द स्थान को, अंबाजी नामक स्थान को यहाँ पर सूचित करता है, इसीलिए ये अंबाजी शब्द जो है वो संज्ञा है। तीसरे उदाहरण में, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। यहाँ पर जो गुलाब शब्द है ये संज्ञावाचक शब्द है। चौथा उदाहरण है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। यहाँ पर जो हिमालय शब्द है, ये हिमालय शब्द स्थान को सूचित करता है, इसीलिए यहाँ पर ये संज्ञावाचक शब्द कहा जाता है, इसीलिए ये हिमालय शब्द संज्ञा है। और संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार हैं संज्ञा के। और संज्ञा के प्रकार पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के ये जो 5 प्रकार हैं, संज्ञा के प्रकारों के बारे में हमें यहाँ पर क्रमानुसार उसकी चर्चा करते हैं। तो संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए उसकी परिभाषा समझना यहाँ पर आवश्यक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी बार व्याख्या को रिपीट करते हैं, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को या शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से उसे समझे। तो सबसे पहला उदाहरण है, आशा विमान चलाती हैं। पहला उदाहरण है, आशा विमान चलाती हैं। यहाँ संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान या को सूचित करने वाले शब्द को या संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा विमान चलाती है, यहाँ पर खास व्यक्ति यानी कि आशा विमान चलाती हैं। यहाँ पर आशा शब्द आशा नामक व्यक्ति को सूचित करती है, इसीलिए ये आशा शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे उदाहरण में नर्मदा नदी से, नर्मदा शब्द से नर्मदा नदी का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर नर्मदा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा
पर्वत हैं। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय शब्द से हिमालय नामक पर्वत के सूचित करता है, इसीलिए यहाँ पर हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा उदाहरण है नीम गुणकारी पेड़ हैं। यहाँ पर नीम शब्द जो है ये नीम नामक पेड़ों की जाति को, यहाँ पर नीम का पेड़ को सूचित करता है, इसीलिए नीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर हमने 4 उदाहरण देखे हैं। पहले उदाहरण में जो हम यहाँ पर रेखांकित शब्द करते हैं उसके शब्द के नीचे अंडरलाइन करते हैं, रेखा करते हैं, तो उस शब्द को आप देखना है कि सबसे पहले उदाहरण में ये जो आशा शब्द है, दूसरे उदाहरण में नर्मदा शब्द है, तीसरे उदाहरण में हिमालय शब्द है, चौथे उदाहरण में नीम शब्द है। ये किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और दूसरा संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए हमें जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को यानी कि उसकी व्याख्या को समझना पड़ेगा। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसको उदाहरण के माध्यम से समझना पड़ेगा। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हम देखें तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। यहाँ पर हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। सैनिक शब्द से हमारे देश के जो जवान हैं, सैनिक हैं, उसका बोध होता है, सारे के सारे सैनिकों का बोध होता है। दूसरा सैनिक जाति का बोध होता है। दूसरा उदाहरण है हमारी गाय का नाम गौरी है। गाय का नाम, यहाँ पर गाय शब्द से, ये जो गाय शब्द से है पूरी गाय की जाति का बोध होता है। तीसरा उदाहरण है नदी को लोक माता कहते हैं। नदी को लोक माता कहते हैं। चौथा उदाहरण है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो इन चारों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे अंडरलाइन की है, रेखा की है, इन चारों शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। सैनिक, पहले उदाहरण में सैनिक शब्द हैं, ये सैनिक जाति का बोध कराते हैं। दूसरे उदाहरण में गाय शब्द है तो ये गाय की जाति का बोध कराते हैं। तीसरे उदाहरण में नदी, संपूर्ण नदियों का, ये नदी का बोध कराते हैं। ये गंगा, नर्मदा, ऐसा नदी से ऐसा निश्चित नहीं किया जाता कि ये नदी गंगा नदी, ये नर्मदा नदी, ऐसा निश्चित नहीं किया जाता। नदी यानी कि संपूर्ण नदियों का बोध कराते हैं। कुत्ता यानी कि किसी भी कुत्ते का बोध होता है। इसीलिए यहाँ पर ये कुत्ते जाति का, नदी का ये शब्द हैं, ये पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तीसरा प्रकार है संज्ञा का कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है तो उसकी परिभाषा हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से उसे समझे तो उदाहरण इस प्रकार है, मुझे 1 किलो गेहूँ चाहिए। इस उदाहरण में ये जो गेहूँ शब्द है, गेहूँ शब्द भोजन की सामग्री है। यहाँ पर गेहूँ शब्द से भोजन की सामग्री का बोध होता है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है।
यहाँ पर घी शब्द है, ये भोजन की द्रव्य सामग्री है, इसका बोध होता है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, यह सोना की चैन है, यह सोना की चैन है। इस उदाहरण में सोना शब्द है, सोना शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध, आभूषण यानी कि द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इन उदाहरणों में किसी धातु द्रव्य पदार्थ की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, इसीलिए ये वह शब्द अगणनीय शब्द कहलाता है और अगणनीय शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा संज्ञा का प्रकार चौथा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए हमें भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को भी समझना पड़ेगा और उसे उदाहरण के माध्यम से समझना पड़ेगा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जैसे कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से उसे समझें तो सबसे पहला उदाहरण है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पर अहिंसा शब्द है, ये भाव को सूचित करता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। यहाँ पर पहाड़ की चढ़ाई शब्द ये भाव को सूचित करता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ विनम्रता के भाव को सूचित किया गया है, इसीलिए ये विनम्रता शब्द से भाव को सूचित किया गया है, इसीलिए ये विनम्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। चौथा उदाहरण है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। यहाँ इस उदाहरण में शांति शब्द, दया शब्द और प्रेम शब्द से उसके भाव को सूचित किया गया है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। पांचवा उदाहरण है, क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ पर क्षमा शब्द से भाववाचक संज्ञा का बोध होता है, ये क्षमा भाव को सूचित करता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इन उपर्युक्त उदाहरणों में जो नीचे रेखांकित किया गया शब्द है, अहिंसा शब्द, चढ़ाई शब्द, विनम्रता शब्द, शांति, दया और प्रेम, क्षमा शब्द, ये गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं शब्द, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम पांचवा प्रकार है कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो समूहवाचक संज्ञा को समझने के लिए उसकी परिभाषा को समझना भी यहाँ पर आवश्यक है। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समाज का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से उसकी व्याख्या को समझते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समाज का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, सेना में कई सैनिक होते हैं। इन उदाहरण में सेना शब्द है, सेना शब्द ये पूरी सेना का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति या एक सैनिक का बोध नहीं होता, पूरी टुकड़ी का, पूरी सेना का बोध होता है। इसीलिए यहाँ पर सेना शब्द से पूरे समूह का बोध होता है, इसीलिए ये समूहवाचक शब्द है, समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है।
रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द भीड़ है, तो भीड़ शब्द से यहाँ पर मौजूद जो जनता है, जो भीड़ है, उसका बोध होता है, इसीलिए ये समूहवाचक, भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, बच्चों की टोली होली खेलने निकली। यहाँ पर टोली शब्द से बच्चों की पूरी टोली का बोध होता है, किसी एक बच्चे का बोध नहीं होता, पूरी टोली का बोध होता है। इसीलिए यहाँ पर टोली शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। चौथा उदाहरण है, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। चौथे उदाहरण में ये जो सभा शब्द है, सभा शब्द से यहाँ पर मौजूद लोग, पूरी जनमेदिनी का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर सभा शब्द से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। यहाँ पर सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इन उदाहरणों में हम देखें तो यहाँ पर रेखांकित किए गए शब्द जो हैं, अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं, सेना, भीड़, टोली, सभा, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यहाँ पर सेना शब्द से पूरी सेना का बोध होता है। भीड़ शब्द से यहाँ पर जो मौजूद जनता है, जो टोली लोग हैं, उसका बोध किया जाता है। टोली शब्द से पूरी बच्चों की टोली का बोध होता है। और सभा शब्द से यहाँ पर मौजूद लोगों का बोध होता है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम संज्ञा के बारे में आज हम यहाँ पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से संज्ञा की चर्चा की। आज इतना यहाँ पर पर्याप्त है और व्याकरण विभाग के दूसरे प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अस्तु।